हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक जुडिशरी यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 164 के बारे में। 164 मींस कन्फेशन। जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किसी एक्यूज्ड का कन्फेशन लिया जाता है तो वो अंडर सेक्शन 164 में फॉल करता है। अब एग्जाम्पल उससे पहले जैसे हमने 162 किया था, 162 में जब कोई भी व्यक्ति जब अरेस्ट किया जाता है या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब वो स्टेटमेंट देता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो स्टेटमेंट डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। ये हमने 162 में पढ़ा था। और जो 164 है कन्फेशन, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दिया जाता है किसी भी एक्यूज्ड के द्वारा, वो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल होता है। यहाँ तक कि उसकी स्टेटमेंट को कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ जो कन्फेशन कर रहा है यूज की जा सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167। सेक्शन 57 क्या है? सेक्शन 57 इज़ अबाउट द सेफ गार्ड ऑन अरेस्ट। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 21 एंड 22 क्लोज 2, सेक्शन 57 इज़ अबाउट where the person arrested by the police officer, then the police officer is duty bound प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। मीन्स कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मीन्स सेक्शन 57 इज़ अबाउट द सेफ गार्ड ऑन अरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज़ अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ सेक्शन 167 इज़ अबाउट द पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी मीन्स जब भी किसी व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा पुलिस कस्टडी में दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, कितने दिन के लिए दिया जाता है, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी होती है, कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है किसी भी एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में देने के लिए, कितने टाइम तक पुलिस कस्टडी में दिया जाता है, और ये हमारा 167 में फॉल करेगा। 57 सिर्फ यहाँ तक है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट तो किया गया है लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। ओके, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जैसे कि 164 हमने किया था, 162 किया था, उसमें तो मैंने पहले कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे थे। उससे क्या होता है कि जब भी हम सेक्शन को रीड करते हैं तो उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सेक्शन 57 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 57 सेक्शन 57 कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता। मीन्स नो एनी पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी मोर देन 24 आवर्स एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड बाय द पर्सन एक्सेप्टिंग द स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का जहाँ तक कि कोई स्पेशल ऑर्डर पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है, वो उसको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता। पहले उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट कोई स्पेशल ऑर्डर पास करता है देन जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको पुलिस कस्टडी में रख सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, नो पुलिस ऑफिसर means no police officer, no any police officer has right to detain any person in police custody more than 24 hours। किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट या विदाउट किसी स्पेशल ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखे। Now the next point is shall detain in custody more than 24 hours।
नो एनी पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी मोर देन 24 आवर्स। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता, अनलेस द स्पेशल ऑर्डर, अनलेस द स्पेशल ऑर्डर, अनलेस द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, अनलेस द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट मीन्स जब तक कि किसी मजिस्ट्रेट का या कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है, तब तक किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखे। अब फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए सेक्शन 57, अब यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR हुई है, वेदर द कॉग्निजेबल केसेस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस, किसी भी केसेस में FIR होने के बाद अब मान लीजिए यहाँ पर A के खिलाफ कोई FIR हुई है और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है, A अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ओके राइट। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है, यहाँ पर अभी जो टाइमिंग है मान लीजिए 2 PM का है, दोपहर के 2 बजे उसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया। नेक्स्ट आगे जो अब डेट भी यहाँ पर मेंशन कर लीजिए 9/7/20। अब नेक्स्ट यहाँ पर मान लीजिए ये 24 घंटे का टाइम हो चुका है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है 2 बजे तक, 10/7/2020, चाहे वो संडे हो चाहे कोई भी हॉलीडे हो, इसे नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। अब मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक मजिस्ट्रेट 24 घंटे 365 दिन, हालांकि वो एक अलग बात है, कोई भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिसकी ड्यूटी लगती है वो अवेलेबल होता है क्रिमिनल केसेस के लिए। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, वो ड्यूटी बाउंड है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि अनलेस स्पेशल ऑर्डर नो एनी पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी मीन्स द पुलिस कस्टडी ऑफ एनी पर्सन मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज़्यादा उसी व्यक्ति को रख सकता है जिसमें कि जो पुलिस ऑफिसर के पास है स्पेशल ऑर्डर होते हैं किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा। अब आगे हमारा है सेक्शन 167। सेक्शन 167 क्या कहता है? अब सेक्शन 167 क्या कहता है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती, मीन्स वेयर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी completed within 24 hours, then police officer may demand police custody by judicial officer। मीन्स जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई ए है, ए को अरेस्ट किया गया, अब उसके ऊपर जो चार्जेस है या उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो मर्डर का है, 302 का है। अब उसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और 10 साल से ऊपर की सज़ा तो होती है। इस केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसे ये बिलीव है कि इसके खिलाफ कोई प्रीमा फेसाई केस है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड है जिसमें कि हमें पुलिस कस्टडी में रखकर इसके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट करनी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है किसी भी केस को प्रूव करने के लिए, मीन्स उस मर्डर के केस को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, देन जो आगे का प्रोसेस है वो हमारा फॉल करता है सेक्शन 167 में। सेक्शन 167 क्या कहता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती, जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती, तब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकता है। उस व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखा जाए और उसके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाए। अब इसमें जो हमारा पॉइंट रहेगा पहला,
अरेस्ट एंड डिटेन इन कस्टडी। अब उस व्यक्ति को अरेस्ट तो किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने। अब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसको लगता है कि हम इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमें और ज़्यादा 24 घंटे से भी ज़्यादा पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी completed within 24 hours। राइट, जहां पर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि देर आर प्रेमा फेसाई केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, that we have need more than 24 hours for the collection of evidences against the accused who has arrested by the police officer, then the police officer may file application before the judicial magistrate first class where the person produced before the court, and if the magistrate is satisfied that there are prima facie case against the accused and custody should be granted for the purpose of collection of evidences। जहाँ पर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई प्रेमा फेसाई केस है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड है और इसमें पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर देना चाहिए, वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ही थिंक्स फिट, जैसा वह ठीक समझता है उसमें पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर सकता है, मीन्स पुलिस कस्टडी का जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पुलिस ऑफिसर believes that prima facie case are available। पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि इसके खिलाफ कोई प्रेमा फेसाई केस है जहाँ तक कि इसमें जो पुलिस कस्टडी है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। कंटिन्यू विद इंटेरोगेशन मीन्स जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे उसे जब रखा जाता है पुलिस कस्टडी में, इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन मीन्स एक नॉर्मली पूछताछ की जाती है उसे, और उसके बाद जब पुलिस कस्टडी का ऑर्डर पास हो जाता है एक मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उसके बाद फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। अब इन्वेस्टिगेशन तो जब अरेस्ट कर लेते हैं तभी से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें 24 घंटे में एक नॉर्मली इंटेरोगेशन होता है, नॉर्मली एक पूछताछ होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट किए जाते हैं। अब जब भी पुलिस कस्टडी का ऑर्डर पास कराया जाता है तो उसमें एफआईआर की कॉपी, अकरेंस रिपोर्ट, एक एंडोर्समेंट तैयार किया जाता है कि इसके खिलाफ जो 24 घंटे के अंदर एविडेंसेस जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ये है, मीन्स के एक पूरा परफॉर्मा तैयार किया जाता है, सभी डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करने के लिए कि इसने ये ऑफेंस किया है, और हमें और एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए इसमें पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तब फिर उसमें ऑर्डर पास किया जाता है। कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पुलिस कस्टडी का ऑर्डर पास करने के लिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर पासिंग द ऑर्डर ऑफ पुलिस कस्टडी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ फर्स्ट क्लास फॉर पासिंग द ऑर्डर ऑफ पुलिस कस्टडी। नॉट एक्सीडिंग 15 days, not exceeding 15 days।
जब भी कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई पुलिस कस्टडी का ऑर्डर पास करता है वो मैक्सिमम 15 डेज़ का होता है। 15 डेज से ज़्यादा कोई भी कोर्ट या किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि उसे 15 डेज से ज़्यादा उसमें पुलिस कस्टडी का ऑर्डर पास कर सके। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी कुछ पावर होती है। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सिमिलरली, और मान लीजिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट 24 घंटे तक अवेलेबल होता है इन क्रिमिनल केसेस। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, भले ही वो रात को आए, दिन में आए, या किसी को पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट 24 घंटे अवेलेबल होते हैं ये ऑर्डर पास करने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लीजिए कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है किसी ऐसे सीक्वेंस में कि वो अब्सेंट है। अब जहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्सेंट होता है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर होती है कि वो किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए सक्षम होता है। अब उसकी क्या पावर होती है, कितने दिन की वो पुलिस कस्टडी एक्सटेंड कर सकता है, वो हम बेयर एक्ट में रीड करेंगे। अब हम नॉर्मली एक बार बेयर एक्ट रीड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने पॉइंट्स मैंने आपके सामने दिए हैं वो उनको हम खोल कर रीड करेंगे। सेक्शन 167, whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that investigation cannot be completed within 24 hours within the period of 24 hours fixed by section 57 where the police officer arrest any person and shall detain in custody, that where the police officer is found that investigation cannot be completed within 24 hours with specified by section 57, कि एज पर सेक्शन 57 जहां पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि 24 घंटे में इसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके बाद एंड देयर आर ग्राउंड्स मीन्स देयर आर प्रीमा फेसाई केस अवेलेबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसके खिलाफ कुछ ऐसी एविडेंसेस है जो कलेक्ट करनी है। देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर शैल फोर्थविद का मतलब है इमीडिएटली, शैल immediately transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary herein after prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate। जो सब इंस्पेक्टर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फोर्थविद इमीडिएटली उस व्यक्ति को नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पानीपत का है और वो अरेस्ट किया गया है दिल्ली में, तो दिल्ली में अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पानीपत में ही लाया जाएगा, उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। नियरेस्ट कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अब दिल्ली में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट है। अब भले ही उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन नहीं है उस केस को ट्रायल करने की, लेकिन पुलिस कस्टडी में देने की उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु हैज़ नॉट जुडिक्शन टू ट्राइड द केस बट हैज़ कॉम्पिटेंट फॉर पासिंग द ऑर्डर ऑफ पुलिस कस्टडी। कोई भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी एरिया जो उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट होता है किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए। और जो सब इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो विद द केस डायरी मीन्स हर केस की एक पर्टिकुलर एक जो केस डायरी होती है उसमें केस नंबर होता है। केस डायरी विद इंक्लूडिंग द कॉपी ऑफ द FIR, इंक्लूडिंग द अक्रंस रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। नाउ द क्लोज 2, द मैजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may whether he has or has not jurisdiction to try the case, means any judicial officer who has to try the case who has jurisdiction or not, ये मैटर नहीं करता है कि उसकी जुडिक्शन है या नहीं है।
उसके बाद टू ट्राई द केस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द वॉल। वो मजिस्ट्रेट उसको टाइम टू टाइम उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में देगा जब तक कि उसे ये बिलीव होता रहे कि इसमें अभी और एविडेंसेस कलेक्ट करनी है उस मजिस्ट्रेट को, तो उसके बाद वो उसे एक्सटेंड करता रहेगा, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल, अब मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद अब यहाँ पर मान लीजिए अरेस्ट किया गया, ओके। अब अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स यहाँ पर पुलिस कस्टडी, 24 घंटे के अंदर अंदर इसे यहाँ पर पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ पर ए को पेश किया गया। अब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर डिमांड करता है पुलिस कस्टडी की कि हमें और एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। अब मैक्सिमम 15 डेज़ का है। अब यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो हो सकता है जुडिशल मजिस्ट्रेट डायरेक्टली 15 डेज़ का ऑर्डर ना पास करके 7 डेज़ का भी कर सकता है, 5 डेज़ का भी कर सकता है, 10 डेज़ का भी कर सकता है एक टाइम में, या फिर मैक्सिमम 15 डेज़ का भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है केस के नेचर पर कि केस एक सीरियस नेचर का केस है या कोई सिंपल केसेस है। मीन्स किसी में अगर 10 साल से नीचे तक की सज़ा है तो हो सकता है उसमें जो मैक्सिमम, अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को लगता है कि 5 डेज़ की पुलिस कस्टडी इनफ है तो वो 5 डेज़ की दे सकता है। उसके बाद अगर उसे लगता है कि इसमें पुलिस कस्टडी और एक्सटेंड कर देनी चाहिए तो वो एक्सटेंड भी कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो पुलिस कस्टडी दी है वो 5 डेज़ की दी है, 5 डेज़। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने सभी डॉक्यूमेंट और जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट की। जब भी पुलिस कस्टडी का आदेश दिया जाता है तो जब भी एक्यूज्ड, अब सबसे पहले तो बात यह है कि एक्यूज्ड को जब आप पुलिस कस्टडी की डिमांड करते हैं तो आपके साथ डॉक्यूमेंट तो होते ही होते हैं, उसके साथ एक्यूज्ड भी होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 5 डेज़ की पुलिस कस्टडी का ऑर्डर दिया। 5 डेज़ के बाद जब भी आप एक्यूज्ड को लेके आओगे तो उसके साथ जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन में जो इंफॉर्मेशन ली है वो भी आप लोगे, सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। अब अगर मजिस्ट्रेट एग्जामिन करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें और पुलिस कस्टडी बढ़ा देनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में इसमें और पुलिस कस्टडी बढ़ा देनी चाहिए, इसमें और एविडेंसेस कलेक्ट हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट उसमें एक्सटेंड कर सकता है। अब अगर यहाँ पर एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें 5 डेज़ की और एक्सटेंड कर देनी चाहिए तो यहाँ पर 5 डेज़ और एक्सटेंड कर सकता है। अब 5 डेज़ की एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर फिर पुलिस ऑफिसर ने उसको पेश किया और जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किए कि हमने ये और हमें और पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है। यहाँ पर फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट और उसे 5 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकता है। अब ये 15 डेज़ हो चुके हैं यहाँ तक, यहाँ पर टोटल 15 डेज़ हो चुके हैं। अब इसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो उसे 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में भेजे। अब यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो उस व्यक्ति को, यहाँ पर अब 2 सिचुएशन है, या तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है पुलिस कस्टडी में अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर उसे सेंड करेगा जुडिशल कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी मीन्स जेल में। और अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंसेस नहीं है देन जुडिशल मजिस्ट्रेट रिलीज ऑन बेल, यहाँ पर बेल भी दे सकता है अंडर सेक्शन 169, right? There are 2 situations at this ground. If the judicial magistrate is found that there are not any sufficient ground, there are not any sufficient evidences against the accused who has arrested by the police officer, then the judicial magistrate shall release on bail bond under section 169. And if the judicial magistrate is found that there are prima facie case or there are sufficient ground against the accused, then the judicial magistrate send to the जुडिशियल कस्टडी, राइट।
ओके, उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट अंडर सेक्शन 162 क्लोज 2 का प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो, द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन द custody. The magistrate may authorize the detention of the accused. May detention of the accused. May detention of the accused person otherwise than. Otherwise than का मतलब यहाँ पे है जुडिशल कस्टडी। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो सिचुएशन है, जुडिशल मजिस्ट्रेट डिटेन इन पुलिस कस्टडी अदरवाइज देन इन जुडिशल कस्टडी, या तो उसको पुलिस कस्टडी में सेंड करेगा अगर उसके कोई सफिशिएंट ग्राउंड है, या फिर जुडिशल कस्टडी में सेंड करेगा। अब यहाँ पर जब अब ये जो प्रोवाइजो है ये क्या कह रहा है कि एफआईआर करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर ए को पेश किया गया। अब यहाँ पर भी दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ये दो सिचुएशन है यहाँ पर, दो सिचुएशन क्या है, एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन जो चल रही है ये, या तो जुडिशल मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि इसको पुलिस कस्टडी में सेंड कर देना चाहिए, तो उसको जुडिशल कस्टडी में सेंड करेगा। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसे पुलिस कस्टडी में सेंड करना चाहिए, देन मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में सेंड करेगा। एंड he has or not has jurisdiction, the magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than in judicial custody of the police beyond the period of 15 days, beyond the period of 15 days, 15 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता, if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding सब क्लोज 1 90 डेज। अब ये क्या कह रहे हैं कि बट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट एक्सटेंड टू 90 डेज। अब वहाँ पर तो 15 डेज की बात कर रहे हैं, अब आगे सब सेक्शन 1 में कह रहे हैं कि नॉट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 डेज। अब ये 90 डेज क्या है, 90 डेज क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर अरेस्ट किया गया, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद यहाँ पर उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद यहाँ पर अरेस्ट करने के बाद अब मान लीजिए उसको पुलिस कस्टडी, यहाँ पर 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 15 डेज पुलिस कस्टडी, फिफ्टीन डेज कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर पुलिस कस्टडी में। अब कोई भी ऑफेंस, अब मान लीजिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन टाइम, इन्वेस्टिगेशन टाइम एक होता है 90 डेज का और एक होता है 60 डेज का। अब जो 90 डेज का जो है होता है, जो ये बता रहे हैं 90 डेज का जो होता है, जो सब सेक्शन 1 में दिया गया है, 90 डेज का इन्वेस्टिगेशन उसमें चलता है जहाँ पर कोई ऑफेंस 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस का होता है। 90 डेज का उसमें चलेगा जहाँ पर कि मोर देन 10 ईयर्स डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 60 डेज का उसमें चलेगा जहां पर कि लेस देन 10 ईयर्स होता है। ओके, अब ये टाइम पीरियड कहां पर चलेगा, पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 डेज की होती है, उसके बाद जब एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में सेंड किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो पूछताछ करेगा, वो जेल के अंदर जाके करेगा। तब उस टाइम फिर एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो फिर जुडिशियल कस्टडी में है, जेल के अंदर है। इन्वेस्टिगेशन तो 90 दिन तक चलेगी। हर 15 डेज में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो 15 डेज का
जो टाइम है वो एक्सटेंड करता है। हर 15 डेज़ बाद पुलिस ऑफिसर को जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होती है। अब मान लीजिए ये 15 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट लगेगी वो 15 डेज़ की लगेगी, लेकिन जो एक्यूज्ड है वो जुडिशियल कस्टडी में होगा, जेल में होगा, उसके खिलाफ जो भी पूछताछ चलेगी पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी है कि वो जेल के अंदर जाकर उससे पूछताछ कर सकता है, एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है उस ऑफेंस की जिसके खिलाफ जिसके अगेंस्ट उसके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है। अब ये हर 15 डेज़ बाद ये पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो हर 15 डेज़ बाद जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, वहाँ पर उसका जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो सबमिट की जाती है। अब यहाँ पर है सब सेक्शन 1 में आप पढ़ रहा हूँ आपके सामने। 90 days where the investigation relates to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years। मीन 90 days उस केसेस में है जहाँ पर कि पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसमें सज़ा 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस हो सकता है। एंड द सबसेक्शन 2 60 days where the investigation relates to any other offenses। 60 डेज उस केसेस में है अदर ऑफेंसेस, मीन्स इससे अदर का मतलब है कि लेस देन 10 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स एंड लेस देन 10 ईयर्स, जहाँ पर सज़ा का प्रावधान है वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो 60 डेज़ की है, अदरवाइज 90 डेज़। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज as the case may be the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provisions of chapter 33 for the purpose of this chapter। अब यहाँ पे ये सबसेक्शन क्या कह रहा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज, जहाँ पर 90 डेज एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होने के बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिलीज ऑन बेल द एक्यूज्ड ऑन बेल बॉन्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 169। नाउ द पॉइंट इज कि अब मान लीजिए यहाँ पर एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद यहाँ पर उसको पेश किया गया और यहाँ पर 15 डेज़ की 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश किया गया। 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है मान लीजिए यहाँ 90 डेज़ तक चलनी है और ये 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं इंक्लूडिंग 15 डेज़, 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो ये 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर फाइल करेगा चार्जशीट, राइट। 90 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल करेगा और उसी टाइम उसी दिन जो एक्यूज्ड है वो फाइल करेगा बेल एप्लीकेशन, राइट। 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद, अगर पीरियड 90 डेज़ का है तो 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद, और अगर 60 डेज़ का है तो 60 डेज़ कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही कंप्लीट होंगे जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो चार्जशीट फाइल करेगा और उसी टाइम जो एक्यूज्ड है वो बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब यहाँ पर 3-4 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अब मान लीजिए चार्जशीट यहाँ पर फाइल हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि व्यक्ति को बेल नहीं दी जा सकती, इसे जेल के अंदर सेंड करना है, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेंड टू द जुडिशियल कस्टडी। अब वो जुडिशियल कस्टडी में तो है ही ऑलरेडी, अब उसको आगे कंटिन्यू जेल के अंदर भेजा जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है, मान लीजिए चार्जशीट कंप्लीट नहीं है, पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर चार्जशीट फाइल नहीं की, देन एक्यूज्ड को यहाँ पर बेल दी जाएगी। द एक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल नहीं करता है, पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करता है अंडर सेक्शन 173 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग, तो फिर उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज़ किया जाएगा। थर्ड सिचुएशन क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर चार्जशीट तो फाइल की है,
अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट है, 10 डॉक्यूमेंट है। अब उसमें से 5 डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं पुलिस ऑफिसर ने और 5 डॉक्यूमेंट उनके अनकम्प्लीट है, मीन्स जो चार्जशीट है वो अनकम्प्लीट है, पुलिस रिपोर्ट अनकम्प्लीट है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर जो एक्यूज है उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, तब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको बेल पर रिलीज़ कर सकता है। फोर्थ सिचुएशन ये है कि मान लीजिए जुडिशियल जो पुलिस ऑफिसर है उसने फाइनल चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल जो उनकी चार्जशीट थी, जो पुलिस रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी है और चार्जशीट को, पुलिस रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें कोई ऐसा सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी खास एविडेंस नहीं है जिसमें कि जो एक्यूज्ड है उसको कंटिन्यू जेल के अंदर रखा जाए, तो यहाँ पर भी जो एक्यूज्ड है उसको बेल पर रिलीज़ किया जा सकता है और उसे एक बेल बॉन्ड या श्योरिटी ली जाएगी कि ताकि जब भी आगे उसको अगर जो कोर्ट में आगे जो केस चलेगा जब भी उसको अपीयरेंस होने के लिए बुलाया जाए तो उसको बुलाया जा सके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली इवन टाइम टिल द एक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी of the police, but the magistrate may extend the further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब भी पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी की डिमांड करता है तो एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी हुई है, अब 5 दिन के बाद जब भी पुलिस ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा तो साथ में एक्यूज्ड का होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है, जो एक्यूज्ड है उसको फर्स्ट टाइम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, सेकंड टाइम उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है या जेल में है तो उसको वीडियोग्राफी के द्वारा भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। सेकंड, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में सेंड करने के लिए। ओके, नाउ क्लोज 2A। अब क्लोज 2A मैं रीड कर रहा हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 और Subsection 2, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation if he is not below the rank of the sub inspector। कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, इस केसेस में जहां पुलिस कस्टडी की बात होती है सब इंस्पेक्टर से नीचे का कोई भी अधिकारी ऑथोराइज नहीं होता, स्पेशली एम्पावर्ड या स्पेशली ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें सब इंस्पेक्टर मे वेयर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब मैंने आपको बताया था कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये जो कहने जा रहा है बेयर एक्ट, अब इसमें सिचुएशन क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर FIR हुई और यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। अब 24 घंटे के अंदर यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अब यहाँ पर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या पाता है कि जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो अब्सेंट है, मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर इस ग्राउंड पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉट अवेलेबल। अब जब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है देन द पुलिस ऑफिसर सेंड टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। राइट, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जब पुलिस ऑफिसर को
ये लगता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, देन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह सेम पावर होगी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसे अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में सेंड करने के लिए, या उसे बेल ग्रांट करने के लिए, या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में सेंड करने के लिए, बशर्ते कि जैसे जो भी डॉक्यूमेंट एफआईआर की कॉपी, एंडोर्समेंट की कॉपी, जो भी अकरेंस रिपोर्ट होती है, या जो भी परफॉर्मा तैयार किया होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जामिन करने के बाद, अब यहाँ पर भी 3 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि सभी डॉक्यूमेंट सेंड किए गए, सबमिट किए गए, ठीक है। यहाँ पर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसे पुलिस कस्टडी में सेंड करना चाहिए, देन द जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेंड टू द पुलिस कस्टडी नॉट मोर देन 7 days, नॉट मोर देन 7 days। एक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसकी सिर्फ 7 दिन की पावर होती है पुलिस कस्टडी में सेंड करने के लिए, 7 दिन से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर नहीं होती। उसके बाद जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा वो सभी डॉक्यूमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड किए जाएंगे, और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये एग्जामिन करेगा कि इसे 7 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में सेंड करना है या नहीं करना है। अब या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है किसी पुलिस कस्टडी में सेंड करने चाहिए, इसके खिलाफ कोई प्रिमा फेसाई केस है, कोई वेल फाउंडेड कोई मीन्स एविडेंसेस है जो कि कलेक्ट करनी है, तो उसको पुलिस कस्टडी में सेंड करेगा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर एग्जामिन करने के बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंसेस नहीं है, देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे रिलीज ऑन बेल, या फिर यहाँ पर उसे बेल ग्रांट कर सकता है, राइट। तीसरी सिचुएशन क्या है, जहां मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस हो सकती है पर कोई ऐसी ठोस एविडेंस नहीं है जिसमें कि इसको पुलिस कस्टडी में सेंड किया जा सके, देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेंड टू द जुडिशियल कस्टडी, राइट। अब 7 days, अब मान लीजिए यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अब 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसे 3 दिन के बाद और आगे एक्सटेंड करना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे आगे एक्सटेंड कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 दिन का रिमांड दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी पर आ जाता है, तो 3 दिन के बाद आगे जो 4 days, जो 4 दिन बच चुके हैं, यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे ट्रांसफ़र कर देगा विद द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा कि उसे आगे कस्टडी में सेंड करना है या नहीं करना है। ओके, अब मान लीजिए 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, 3 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल होता है तो विद ऑल डॉक्यूमेंट्स उस एक्यूज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऑन द वोम द पावर्स ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर रखता है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड ए कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द केस डायरी, केस डायरी की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होते हैं वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करने पड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इन सच कस्टडी। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर उसे ये लगता है कि इसे पुलिस कस्टडी में सेंड करना चाहिए, देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे रिकॉर्डेड हिज रीजन्स, लिखित में ऑर्डर पास करेगा कि इसे मैं इस रीज़न के बिहाफ पे इसे पुलिस कस्टडी में सेंड कर रहा हूँ। एज ही मे थिंग्स फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days,
बट नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की किसी भी व्यक्ति को 7 दिन तक की पावर होती है पुलिस कस्टडी में सेंड करने के लिए। 7 दिन से ज़्यादा वो पुलिस कस्टडी में सेंड नहीं कर सकता। 7 days in aggregate and on the expiry of the period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by a executive magistrate and this behalf. अब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड मीन्स 7 days कंप्लीट होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसे बेल पर रिलीज़ कर देना चाहिए तो वो बेल पर रिलीज़ करेगा। अगर लगता है कि जुडिशल कस्टडी में सेंड करना चाहिए तो जुडिशल कस्टडी में सेंड करेगा। और अगर जुडिशल ऑफिसर अवेलेबल होता है देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेंड द अक्यूज्ड एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द जुडिशल ऑफिसर। अब उसके बाद है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड aforesaid the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate to the records। मीन्स उस जब अगर जुडिशल ऑफिसर आ जाता है अपनी पोस्ट पे तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास सेंड करेगा। क्लोज 3 सेकेंड प्रोवाइज इसका, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ वोमैन अंडर 18 ईयर्स, जहाँ पर कि कोई महिला जो 18 साल से नीचे तक की है उसे पुलिस कस्टडी में सेंड नहीं किया जाएगा, उसे रिमांड होम में या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर उसे सेंड किया जाएगा। पुलिस कस्टडी में जो 18 साल से नीचे की महिला है उसे सेंड नहीं किया जा सकता इन केसेस में अगर कोई ऐसा अपराध होता है। ए मजिस्ट्रेट authorizing under this section detention in custody of the police shall record his reasons for so doing. A magistrate authorized under this section detention in custody of the police shall record his reasons for so doing. Any magistrate other than the chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of this order with his reasons for to the chief judicial magistrate. जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो भी ऑर्डर पास करेगा, चाहे वो 15 डेज़ का ऑर्डर हो चाहे 7 डेज़ का ऑर्डर हो, पुलिस कस्टडी का जो भी ऑर्डर पास करता है उसकी एक कॉपी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेंड करनी कंपलसरी होती है। और उसके साथ साथ जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुई है उस पुलिस कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस कस्टडी में जब भी उस व्यक्ति को सेंड किया जाता है उसकी भी एक कॉपी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेंड करनी होती है। ओके नाउ क्लोज 5 है। क्लोज 5 हमारा कहता है कि मान लीजिए कोई समन केसेस है जिसमें कि सज़ा 2 साल या 3 साल से नीचे की सज़ा है। समन केसेस में उसमें किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में सेंड नहीं किया जा सकता, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। अब 6 महीने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई कर देता है कि इसमें और एविडेंसेस कलेक्ट करनी है तो फिर तो उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू चलेगी समन केसेस में। और अगर 6 महीने के बाद अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें कोई ऐसा सफिशेंट ग्राउंड नहीं है देन द जुडिशल मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट समन केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने के आदेश दे सकता है, बट एक जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो इन कॉग्निजेबल केसेस में अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें स्टॉप करने के आदेश नहीं दे सकता। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ये पावर नहीं होती कि वो किसी भी ऐसे केसेस में जो कॉग्निजेबल केस है उसमें स्टॉप इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है उसमें स्टॉप के आदेश नहीं दे सकता। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है देन द जुडिशल मजिस्ट्रेट हैज़ पावर कि उसमें इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकता है। और नाउ क्लोज 6। क्लोज 6 में ये है कि मान लीजिए वो केस अगर सेशन जज के पास जाता है और सेशन जज को ये लगता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए देन द कोर्ट ऑफ सेशन में ग्रांट फॉर कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर।